प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आकांक्षा एंट्रेंस 2025 जो होने वाला है उसमें ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो मेडिकल ग्रुप के बच्चे हैं। क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस की और ये क्वेश्चन है 2024 में जो एग्जाम हुआ है वही वाला क्वेश्चन पेपर है और इसका पार्ट 2 रहने वाला है ये वीडियो, क्योंकि पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जो कि आपके चैनल पे अपलोड किया गया है। अगर आपने उसको नहीं देखा जिसमें 80 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं वो तो उनको आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको इस वीडियो में 101 से लेकर के 120 तक के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू बिना देर किए हुए। 101 नंबर में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली नाइदर ए कार्सिनोजेन नॉर कॉजिंग एनी टाइप ऑफ कैंसर। तो कार्सिनोजेन जो है कह रहा है कि इसमें देखिए आवश्यक रूप से कैंसर जन्य यानी कि कैंसर को जन्म देने वाला और कैंसर का कारण, राइट। तो कह रहा है कि निम्न में कौन आवश्यक रूप से ना तो कैंसर जन्य है और ना ही कैंसर का कारण है, राइट। तो कौन सी चीजें हैं? तो जाहिर सी बात है स्मोकिंग के चलते भी आपने प्रचार में सुना होगा और जो टोबैको है वो भी कॉज करता है किसके लिए, कैंसर का कारण बनता है। तो स्मोकिंग और यहाँ पे जो टोबैको पान मसाला ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। और क्रिस्टोलाइट इन एस्बेस्टॉस जो होता है, तो एस्बेस्टस एक धातु होती है उसमें क्रिस्टोलाइट जो होता है उसके कारण से भी जो है कैंसर बनता है, ये भी कैंसर जन्य का कारण होता है। तो वो जो आपका जो बचता है कैफीन इन कॉफी, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कहवा कॉफी को हिंदी में कहवा कहते हैं और कैफीन आपको पता होना चाहिए कि कैफीन जो है किसमें पाया जाता है, कॉफी में होता है। ये याद भी रखिएगा, ये साइड क्वेश्चन में आप ऐड कर लीजिएगा। तो इससे जो है आपका ये कॉज नहीं करता, ये कोई कारण नहीं बनता, ना फिर ये कैंसर जन्य है, राइट। तो ये आपका सही आंसर 2 नंबर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि हवा में अचानक जो परागकण है, कवकी बीजाणु है, धूलकण है, इनकी मात्रा में वृद्धि पाई जाए तो निम्न में से कौन सी समस्या बढ़ सकती है बच्चों? तो क्षय रोग, इसको टीबी भी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, और हिंदी में क्षय रोग भी बोलते हैं। मलेरिया जो कि मच्छर से पनपता है, ये तो नहीं होगा। डेंगू भी मच्छर वाला है। अस्थमा ये धूलकण से होने वाली एक बीमारी है जो कि श्वसन तंत्र पे आपका इंपैक्ट करती है, जो आपकी फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है जिसमें आपको सांस लेने में दिक्कत आती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अस्थमा, जिसको इंग्लिश में अस्थमा और इसको हम लोग दमा भी कहते हैं, राइट। सुना होगा आपने दमा के मरीज। 103 नंबर का क्वेश्चन, मानव में त्वचा कैंसर जो स्किन कैंसर होता है, इसका प्रमुख कारण सूर्य से जो निकलता हुआ कौन सा विकिरण है, रेडिएशन है, राइट। तो कह रहा है कि स्किन कैंसर इन ह्यूमन बीइंग इज मेनली कॉज्ड बाय द रेडिएशन फ्रॉम द सन विच इमिट्स, राइट। तो कौन से सूर्य के कौन से रेडिएशन के कारण? तो जाहिर सी बात है जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं यानी कि यूवी जिनको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, इनके कारण से ही स्किन कैंसर होता है। आपने देखा होगा क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं ये बहुत ही हानिकारक किरणें होती हैं और इनके चलते जो ओजोन लेयर है वो क्षय होती है और ये अल्ट्रावायलेट रेज हमारी धरती तक आके पहुंचती हैं और जिस जगह पर धरती पर जब पहुंचती हैं तो हमारे स्किन पे पड़ती हैं और स्किन पर जब पड़ती हैं तो वहां पर स्किन कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है, इवन हो ही जाता है। तो 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन की बात कर रहा है। फूड चेन निम्न में कौन संगठित करता है? तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन इन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में कौन जो है आपको खाद्य श्रृंखला का निर्माण या संगठन करता है? तो घास को बकरी ने खाया और बकरी को मानव ने खाया तो फूड चेन यहां पर बन जाती है। तो इस तरह से 2 नंबर वाला ऑप्शन सही है। आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा कि आपने इसको जैक बोर्ड वाले एग्जाम में भी यानी बोर्ड एग्जाम में भी पढ़ा था। 106 नंबर, निम्न में कौन प्रभाव जल प्रदूषण का परिणाम है? यानी कि जल प्रदूषण से होने वाला जो जल प्रदूषण का जो परिणाम है इनमें से कौन सा है, राइट। तो इसमें देखिए यूट्रोफिकेशन ये जो है ये आपका सही होगा, जिसको बोलते हैं सुपोषण। इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें जो होगा जैसे आपका जब जल प्रदूषण बढ़ता है तो जल प्रदूषण के बढ़ने के कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जाहिर सी बात है प्रदूषण बढ़ रहा है तो CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है पानी के अंदर में जो पौधे रहते हैं उन पौधों की कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वो प्रक्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है काम करती है, यानी कि ये उन पौधों के लिए जो है भोजन का काम करती है। अर्थात जो इसके साथ ही साथ और भी कुछ पोषक तत्व जैसे आपके फास्फोरस हो गए, नाइट्रोजन हो गए, ये सब जो है इनकी मात्रा जब पानी में घुलती है तो इन सब की मात्रा बढ़ती है, जिससे जो जलीय पौधे होते हैं, राइट, उनके लिए
एक प्रकार से जो पोषक तत्व हैं उनके लिए जो है वो पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण से जो पानी के अंदर इकोसिस्टम रहता है उस इकोसिस्टम जो है आपका गड़बड़ हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? सुपोषण। अब हिंदी में नाम भी पढ़ रहे हो सुपोषण, मतलब कि उसका जो पोषण के लिए जो जरूरत की चीजें हैं उनकी मात्रा में वृद्धि हो जाना, राइट। तो बहरापन तो बिल्कुल नहीं होगा, ब्रोंकाइटिस ये भी बिल्कुल नहीं होगा, और ग्लोबल वार्मिंग ये तो आप जान ही रहे हैं कि आपका किसके कारण होता है? एयर पॉल्यूशन, राइट। अब बढ़ते हैं, कबूतरों में पाया गया 9 वायु की थैली, राइट। यहाँ देखिए 9 एयर स्कैस इन पिजन हेल्प टू। तो जो कबूतरों में जो वायु की थैली पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? उनकी संख्या याद रखना 9 होती है। तो वो किस में सहायता करती है ये आपसे पूछ रहा है। तो कबूतरों में जो हवा की थैलियां पाई जाती हैं 9, वो किस चीज के लिए जो है मददगार होती हैं? तो देखिए जो शरीर को हल्का बनाने में वायु की थैली जो है शरीर को, उसके शरीर को हल्का बनाती है, और जाहिर सी बात है उड़ते समय में जो ऑक्सीजन है उसके मैनेजमेंट में भी काम देती है। तो 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, पक्षी तथा चमगादड़, ध्यान देना, पक्षी के भी पंख होते हैं और चमगादड़ के भी पंख होते हैं, जैसे अंग विवेचित होते हैं किस कारण से? राइट। तो ये आपके विषम जातीय रूप के होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो विषम जातीय होते हैं, तो विषम जातीय अंग यानी एनालॉगस ऑर्गन वैसे ऑर्गन होते हैं, वैसे अंग होते हैं जो आपकी संरचना यानी बनावट और उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग होते हैं। तो अगर आप देखेंगे पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख, इनकी बनावट और उत्पत्ति जो है बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन काम एक जैसे ही करते हैं, यानी उड़ने का काम ये भी करता है और उड़ने का काम ये भी करता है। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम जाति या फिर एनालॉगस ऑर्गन, राइट। तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगर समजाति कहेंगे तो समजाति जो है इसका ठीक उल्टा हो जाता है, यानी कि ऐसे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति क्या होती है? एक जैसी होती है, लेकिन वे समान कार्य नहीं करते, वे अलग अलग काम करते हैं, राइट। तो इस तरह से होता है। आगे बढ़ते हैं 108 नंबर के क्वेश्चन पर, जीवित जीवों के संरक्षित सभी ट्रेसों को क्या कहते हैं? राइट। ऑल द प्रिजर्व्ड ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। तो इनको हम लोग बोलते हैं जीवाश्म, राइट। तो जीवाश्म आपका, जिसको इंग्लिश में हम लोग फॉसिल्स बोलते हैं, फॉसिल्स, जीवाश्म, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जीवित जीवों के संरक्षित यानी कि जो बचे हुए हैं सभी ट्रेसों को कहते हैं हम लोग जीवाश्म। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं 109 नंबर के क्वेश्चन पे, जल की अधिक हानि को रोकने हेतु ऊंट का सामर्थ्य का कारण है। ऊंट का सामर्थ्य यानी कि जो क्षमता है, द कॉज ऑफ कैमल्स एबिलिटी टू वेट स्टैंड एक्सेस ऑफ लूज ऑफ वाटर इज। तो क्या क्या इसकी क्या खास बात है कि जो जल की अधिक हानि को बचाने के लिए ऊंट के अंदर की जो खासियत होती है वो कौन सी होती है? तो बच्चों जो श्वेत रक्त कण का जो बड़ा साइज का होना होता है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप में जो है ऐसी एबिलिटी होती है कि वो जो साइज को, अपने डिजाइन को बदल सकता है। एक्चुअली जो WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है, वो आपका ओवल के आकार का होता है, राइट। ओवल के आकार का होता है और अपने आकार को बदल भी सकता है। तो इसी के कारण से ऊंट की जो जिसके कारण से उसका टेम्परेचर कंट्रोल होता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ शरीर में बहुत श्वेत ग्रंथि होना, श्वेत ग्रंथि यानी कि जो स्वेट्स ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट्स मतलब होता है पसीना, तो जाहिर सी बात है स्वेट्स ग्लैंड कम होंगे, राइट। इसमें बहुत लिखा है तो ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि पसीना जितना ज्यादा निकलेगा उतना ही पानी की मात्रा में कमी होगी। तो यहाँ पे ज्यादा ग्रंथि नहीं होगी, कम होगी। और कुबड़ का पानी भंडारण करना, ये तो बिल्कुल गलत ही लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि जो कुबड़ होता है उनका हम्प जो होता है, ये देखिए हम्प लिखा हुआ है, हम्प स्टोर वाटर, नो, हम्प स्टोर्स यहाँ पे फैट्स, राइट, हम्प स्टोर्स फैट। तो ये सही होगा। आरबीसी इज यहाँ पे लिखा हुआ है श्वेत रक्त कण का बड़ा होना, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट, ये सही हो जाएगा। मल तथा मूत्र में बहुत कम पानी होना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 110 नंबर, समजातीय अंग यानी कि यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर शोन बाय होमोलोगस। देखिए यहाँ पे कह रहा है होमोलोगस ऑर्गन, ऊपर में भी एक जगह हम लोगों ने देखा था, ऐसा क्वेश्चन था यहाँ पे एनालॉगस होमोलॉगस, राइट, एनालॉगस और होमोलॉगस। यहां पे मैंने आपको बताया था, यानी कि समजातीय की बात कर रहा है, तो यानी कि जो उत्पत्ति, राइट, और संरचना के आधार पर एक जैसे, लेकिन काम में क्या होते हैं? भिन्न भिन्न।
और एनालॉगस क्या थे, उत्पत्ति और संरचना के आधार पर अलग अलग लेकिन काम में सेम। जैसे यहाँ पे आपका पूछा था, चमगादड़ और पक्षी दोनों की जो उत्पत्ति और संरचना बनावट होती है, उनके अंग यानी पंख वो अलग अलग लेकिन काम एक जैसे करते हैं, दोनों उड़ने का। बस इसका ठीक उल्टा होमोलॉगस हो जाएगा, यानी कि समझाती है। तो यहाँ पे सही हम लोग आंसर पकड़ लिए हैं। और यहाँ पे कार्य में अलग, तो सही आंसर क्या बनेगा, कार्य में अलग परंतु उभयनिष्ठ उत्पत्ति, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। इस तरह से हमको करना है। अगला देखिए, कौन एक ही आहार के लिए अंतर जातीय संघर्ष है। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल फॉर द सेम फूड। मतलब एक ही भोजन के लिए दो लोग आपस में संघर्ष कर रहे हैं, एक ही इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, यानी एक ही फूड के लिए किन दो लोगों के बीच में संघर्ष होता है, तो उसको अंतरजातीय संघर्ष कहते हैं, राइट। तो एक ही आहार, आहार एक होना चाहिए। जैसे तालाब में रोहू मछलियों में संघर्ष, तो एक ही का दोनों है रोहू मछलियों में संघर्ष, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तालाब में जो है रोहू मछली ही है, दो चीजें नहीं है। अब शेन तथा चील के बीच में, अब ये देखिए शेन, यहाँ पे इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो 2 नंबर पे स्ट्रगल बिटवीन ईगल एंड काइट। एक्चुअली ये दोनों अपने संघर्ष बड़ा रेयर ही करते हैं, क्योंकि ये जो है शिकार करके जो है अपने भोजन बनाते हैं, मतलब शिकार करके जो है भोजन करते हैं, राइट। किंगफिशर तथा बगुला, किंगफिशर जो है तालाब में शिकार करता है और बगुला जो भी अपना शिकार अलग करता है, तो इनमें भी फाइट नहीं होती है। तालाब में रोहू मछलियां ये भी संघर्ष नहीं करती हैं, और जबकि जो है सब अपने अपने भोजन की व्यवस्था खुद करें। लेकिन एक चीज देखा गया है, हाइना और गिद्ध दोनों एक ही किस्म के भोजन को करते हैं, और दोनों फ्लैशेस यानी कि जो मरे हुए जीव होते हैं उनकी मांस को खाने का काम करते हैं। हाइना, हाइना यानी कि इसको लकड़बग्घा हिंदी में कहते हैं, और गिद्ध वल्चर भी वही काम करते हैं। तो इन दोनों में अक्सर जो है संघर्ष देखा जाता है, क्योंकि जो हाइना होते हैं इनका नेचर होता है कि ये दूसरे के जो भोजन है उसको छीन करके खाना, राइट। तो इस तरह से हाइना और गिद्ध के बीच में अंतरजातीय संघर्ष होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया है क्या? तो हीमोफीलिया एक बीमारी है जिसमें जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है, राइट। और आपको पता होगा विटामिन के कारण आई थिंक नहीं बनता है। फिलहाल और भी रीजंस होते हैं। देखिए, हीमोफीलिया डैश पर जीन का उत्परिवर्तन किस कारण से होता है, तो राइट। अब यहाँ पे हीमोफीलिया कई चीजों के कारण से हो सकता है, लेकिन जिसमें स्पेशली आपको बता दें, जो एक्स गुणसूत्र है, अगर गुणसूत्रों की बात करते हैं तो एक्स गुणसूत्रों पर जीन का जो उत्परिवर्तन होता है, अर्थात म्यूटेशन होता है, उसके कारण से होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। एक्स गुणसूत्र पर जीन का उत्परिवर्तन के कारण से होता है, तो इसको याद रखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 113, 100 सबसे अधिक गैर पारंपरिक स्रोतों में से एक है। सबसे अधिक गैर पारंपरिक, देखिए, वन ऑफ द मोस्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, कौन सी है भाई? सोलर एनर्जी को बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और सबसे पॉपुलर मोस्ट होना चाहिए। 114, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत का एक उदाहरण है बायोगैस, जिसे हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? तो जीव द्रव्य से प्राप्त करते हैं, बायोमास से प्राप्त करते हैं। तो बायोगैस हमको कहां से प्राप्त होता है? ऑब्टेन फ्रॉम बायोमास, राइट। अब बायोमास क्या है आपको पता होगा, तो जो जीवित जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, उनके द्वारा जो अवशेष निकलते हैं, उनके द्वारा जो उन अवशेषों को अगर हम ऊर्जा के रूप में जो ले आते हैं, तो वो अवशेष ही आपको बायोमास कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 115 नंबर, डैश के भारी परमाणु को केंद्रीकरण विखंडन द्वारा केंद्रकीय विखंडन द्वारा उत्पादित ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा। देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड बाय न्यूक्लियर फिजन ऑफ अ हैवी एटम ऑफ, तो किसके भारी परमाणुओं के द्वारा उसका केंद्रीय विखंडन के द्वारा जो है उत्पादित ऊर्जा जो है नाभिकीय ऊर्जा है? तो जाहिर सी बात है, यूरेनियम 235, U-235, राइट। यूरेनियम 235 का जो नाभिकीय विखंडन है, ये करा करके हम लोग जो है नाभिकीय ऊर्जा जनरेट करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, स्ट्राइकोसिस, राइट। हाइपर ट्राइकोसिस है, या इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, आधा सौ नहीं रहेगा। हाइपर ट्राइकोसिस इज कॉज्ड बाय, तो हाइपर ट्राइकोसिस होने का कारण क्या है, राइट। हाइपर ट्राइकोसिस है क्या? एक्चुअली
दिस इज एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, यानी कि अत्यधिक बाल का उगना। किसी के बॉडी में अगर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रहा है, बहुत ज़्यादा बाल का उगना उग रहे हैं, तो उसको हम लोग हाइपर ट्राइकोसिस बोलते हैं, राइट, उस कंडीशन को। तो ये किसके कारण से होता है? तो ये कई सारी चीज़ों के कारण से होता है। एक्चुअली एक जो है इसमें फैक्टर है वो है जेनेटिक म्यूटेशन होता है, या फिर सर्टेन मेडिकेशन के कारण से हो सकता है, या फिर अलग जो है मेडिकल कंडीशंस के कारण से हो सकता है। तो इसमें नन ऑफ दी ये वाला आपका सही आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, पारितंत्र के जैविक घटक कौन से हैं? तो पारितंत्र के जैविक घटक का मतलब जिसमें जान हो, अजैविक घटक जिसमें जान ना हो। तो पारितंत्र यानी इकोसिस्टम में वैसी चीजें जिनमें जान होती है, तो वो पौधे भी होते हैं, प्राणी होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव जिसको कहते हैं। तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 118 देखिए, किसी पारितंत्र में जीव अपने संपोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किस पे निर्भर करता है? राइट, तो उत्पादक जो होते हैं, यानी कि स्पेशली पौधों पर। तो पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 119 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए, मानव शरीर में सबसे संतुलित वृद्धि का प्रबंधन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का जो चयापचय का नियंत्रण किस हार्मोन के कारण होता है? यानी कि सीधे से क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पाचन होता है, उसके लिए कौन सा हार्मोन जो है काम करता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आंसर है थायरॉक्सिन। तो ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण से होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अग्न्याशयी रस में होने वाले एंजाइम या फिर रहने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं? इंग्लिश में पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स कौन कौन से एंजाइम? तो ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ये 2 एंजाइम पाए जाते हैं। और फिलहाल और भी होते हैं, जैसे आपका एमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज, ये सारे के सारे पाए जाते हैं। तो ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।